गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो? आशा करता हूँ इस लॉकडाउन में आप सकुशल मंगल होंगे और इस सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन कर रहे होंगे। और आज अपन जिस पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके अपन चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक्स के आधार पर अदर टॉपिक हैं जो भी आपके कवर होंगे, क्योंकि अपन जो बात करने वाले हैं वो बड़ा ही राजनीतिक विज्ञान का जो अपन ने खंड ब है उस दो भागों में से ब भाग अपन पढ़ चुके हैं। खंड ब भाग है उसको अपन पढ़ चुके हैं, उसकी 4 जो यूनिट थी उन पर अपन चर्चा कर चुके हैं। और खंड जो ए है उसकी चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ। उसमें एक लेसन था जो न्याय यानी जस्टिस का जो पॉइंट था, जस्टिस के अपन क्या कर चुके हैं, चर्चा परिचर्चा कर चुके हैं। आज अपन जो चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों वो बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है शक्ति यानी पावर। पावर शब्द के साथ साथ अन्य पॉइंट भी बनते हैं। शक्ति के साथ सत्ता का भी ध्यान रखना है, शक्ति सत्ता, और एक पॉइंट बनता है वो वेदता बनता है। इसकी भी अपन चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन जहाँ तक हो सके अपन पहले शक्ति को समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। शक्ति क्या है बेसिकली? तो शक्ति यानी पावर है, ये आज की अवधारणा न होकर प्राचीन काल की क्या है, अवधारणा है। शक्ति कहने का मतलब है ये एक प्राचीन काल की क्या है, अवधारणा है। प्राचीन काल से शक्ति की अवधारणा चली आ रही है प्यारे विद्यार्थियों। प्राचीन काल में जो पहले के विचारक हैं उन्होंने भी शक्ति की बात बारे में कही है। राजा महाराजा के टाइम की बात करूं तो उस समय भी क्या है, शक्ति का क्या था, प्रचलन था। ये राजनीतिक विज्ञान के मूल विषय की बात है। और शक्ति राजनीतिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण अपना क्षेत्र रखती है। किसी चीज को अधिकार और कर्तव्यों की या के लिए भी जिनकी लड़ाई होती है उसके लिए भी शक्ति चाहिए। शक्ति की जो प्राचीन काल की अवधारणा है उसमें अपन बात करें तो शक्तिवादी जो विचारक था, पहला विचारक था वो मैकियावेली था। मैकियावेली नाम का निकालो, मैकियावेली नाम का एक विचारक था। ये प्रथम शक्तिवादी विचारक था। प्रथम शक्तिवादी विचारक था प्यारे विद्यार्थियों। यानी पहला शक्तिवादी विचारक कौन था? मैकियावेली था प्यारे विद्यार्थियों। ये आपको ध्यान रखना है। पहला शक्तिवादी ये विचारक है जो राजनीतिक विज्ञान में अपना विशेष महत्व रखता है। तो प्रथम शक्तिवादी विचारक है ये। और इसी की बात करूं तो इस 14वीं शताब्दी में था। और 17वीं शताब्दी की बात करूं, एक विद्वान का नाम आता है, इंग्लैंड का बहुत बड़ा विद्वान है, उसका नाम है टॉमस हॉब्स। हॉब्स का नाम आपने सुना होगा। हॉब्स है जो इंग्लैंड का विद्वान है। कहाँ का है? इंग्लैंड का विद्वान है। उसने 1651 में एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है लेवियाथन। लेवियाथन नाम का एक ग्रंथ लिखा था। इसका मतलब है राजतंत्र का, एक दैत्य दानव की बात करता है। ये राजतंत्र का जो समर्थक था। तो हॉब्स ने भी क्या किया था, इंग्लैंड के विचारक हॉब्स ने भी राजनीतिक विज्ञान में शक्ति का क्या किया है, चर्चा की है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु कौटिल्य शुक्र ने भी क्या कहा है, भारतीय राजनीति में भी विचारक हैं। भारतीय राजनीति के विचारक हैं कौन कौन से? मनु, शुक्र, कौटिल्य। ये भी शक्ति के ही समर्थक रहे हैं, शक्ति का महत्वपूर्ण चर्चा की है। लेकिन शक्ति के अदर जो विचारक हैं उनमें कहें कि राजनीतिक विज्ञान के प्रणेता, राजनीतिक विज्ञान के प्रणेता हैं वो हैं चार्ल्स मेरियम ने भी क्या कहा है, शक्ति का समर्थन किया है।
ऐसे ही अन्य शक्तिवादी विचारकों की बात करूं कि शक्तिवादी विचारक कौन हैं, तो कैटलिन, लासवेल, केप्लॉन और मार्गेंथो ये शक्ति के क्या हैं, महत्वपूर्ण विचारक हैं। इन चारों बातों को आप नोट डाउन कर लो प्यारे विद्यार्थियों। मैं चाहता हूं आपकी क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें हों और उसमें आपका मूल्यांकन भी होना चाहिए। मूल्यांकन किस तरह से होना चाहिए, मूल्यांकन की मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो आपका टेस्ट भी चलेगा। मैं चाहता हूं आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाए, एक एक पॉइंट्स की आपकी टेस्ट भी होना चाहिए। तो आगे वाले बातों में अपन चर्चा करेंगे, वो टेस्ट के प्रश्नों की चर्चा करूंगा। जैसे जैसे एक पॉइंट बन जाता है टेस्ट भी चलेंगे। तो मैं क्या बोली, प्रथम शक्तिवादी विचारक हैं टॉमस हॉब्स ने भी, जिसका ग्रंथ है लेवियाथन है। राजनीतिक विज्ञान में भारतीय विचारक मनु शुक्र कौटिल्य हैं। राजनीतिक विज्ञान के प्रणेता चार्ल्स मेरियम भी शक्ति के समर्थक रहे हैं। अन्य शक्ति के जो विचारक हैं, मैं विचारकों की बात करूं का इसका प्रतिपादन किस किस विद्वानों ने किया है। विचारक शक्ति की बात करने वाले जो विचारक हैं उनका नाम मैं आपको बताने चाह रहा हूं। तो नाम आपने सुना ही होगा, जो कौन कौन है, कैटलिन, लासवेल, केप्लॉन और मार्गेंथो। कैटलिन नाम सुना होगा, केप्लॉन नाम सुना होगा, लासवेल नाम सुना होगा और एक मार्गेंथो। ये शक्ति के प्रमुख प्रतिपादक में से, विचारकों में से जिन्होंने शक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। शक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है कैटलिन ने। तो यहां कहता है कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान किसका विज्ञान है, शक्ति का क्या है, विज्ञान है। ये कथन का है कि राजनीतिक विज्ञान क्या है, शक्ति का विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान को कैटलिन ने शक्ति का विज्ञान कहा है, जबकि लासवेल की एक पुस्तक है कौन, कब, क्या और कहां, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, कौन, कब, क्या और कहां, कौन, कब, क्या और कहां या कैसे। तो इसका मतलब जो पुस्तक है लासवेल की बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। इस पुस्तक में जिक्र भी किया है यहां पर, जिसने शक्ति के बारे में कहा है। और मार्गेंथो यथार्थवादी शक्ति की बात करते हैं, यथार्थ में जो पावर होती है, यथार्थवादी विचारक हैं। इसने यथार्थवाद के 6 सिद्धांत की चर्चा की है, जिस स्तर को अपन आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, जब कॉलेज की एग्जाम होगी या अदर चीज़ों की पढ़ेंगे। तो इतना पॉइंट बनता है कि शक्ति के प्रमुख 4 विचारकों के नाम बताओ, तो आप 4 विचारक को नाम बता सकते हैं, कैटलिन, केप्लॉन, लासवेल और मार्गेंथो। अगर पूछ ले राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा है, तो आपका आंसर आना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान किस विचारक ने कहा है, कैटलिन ने कहा है। ये भी आपको, अब वास्तव में शक्ति होती क्या है, आपको ये परिभाषा मैं आपको बताना चाहता हूं। ये शक्ति का अर्थ और उसकी परिभाषा मैं बताना चाहता हूं, शक्ति वास्तव में होती क्या है। नाम शक्ति आपको अमूमन क्या दिखता है, जिसके पास क्या हो, कुछ ऐसी बात हो जिसमें अलग हो दूसरों से, या फिर मैं कह दूं विचारकों के अनुसार इसकी परिभाषा देखें तो राजनीतिक विज्ञान में इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। शक्ति की परिभाषाएं, वो परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है प्यारे विद्यार्थियों। परिभाषाओं में एक विद्वान का नाम है जिसका नाम है मैकाइवर। मैकाइवर ने एक परिभाषा दी है, मैकाइवर। इसने शक्ति की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और प्यारी विशेषता बताई है और शक्ति की परिभाषा दी है। शक्ति की परिभाषा क्या दी है, किसी भी संबंध की एक क्षमता है जो दूसरे के काम लिया जाता है या आज्ञा पालन करवाए। किसी भी संबंध की एक क्षमता है, किसी भी संबंध की क्या है, क्षमता है। किसी संबंध की क्या है, क्षमता है, जो दूसरों से काम लिया जाता है, जो दूसरों से काम लिया जाता है, दूसरों से काम लिया जाता है।
एवं क्या हो सकता है, एवं आज्ञा पालन करवाया जाता, आज्ञा पालन करवाया जाता है। तो ये क्या है, एक शक्ति है। मैकाइवर ने किसी भी संबंध की क्षमता है जो दूसरों से काम लिया जाता है और उसका आज्ञा पालन करवाया जाता है। ऐसे ही एक विद्वान है आर्गेन्स की, शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। तो एक विचारक का नाम और आता है आर्गेन्स की। आर्गेन्स की ने क्या कहा है शक्ति के बारे में प्यारे विद्यार्थियों? आर्गेन्सी नामक विचार ने कहा है कि शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की योग्यता है। शक्ति किसी दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्या है, क्षमता है या योग्यता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है। जबकि एक बात और आपको ध्यान देनी होगी, वो परिभाषा कौन सी है? रॉबर्ट बाइस्टर की। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। एक विद्वान का नाम है रॉबर्ट बायस्टेड। इसने क्या कहा है? शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। शक्ति बल प्रयोग की क्या है? शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। कहने का मतलब है शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। तो इसका मतलब हो गया शक्ति की ये परिभाषाएं हैं। 3 विद्वानों ने अपने अनुसार शक्ति को परिभाषित किया है, शक्ति का अर्थ जाना है। मैकाइवर ने कहा है शक्ति किसी भी संबंध की ऐसी क्षमता है जो दूसरों से काम लिया जाता है और उसका आज्ञा पालन करवाया जाता है। और आर्गेन्स्की ने कहा है कि किसी दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो क्या है? शक्ति है। जबकि रॉबर्ट बाइस्टर ने कहा है शक्ति बल प्रयोग करने की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। बल प्रयोग कर सकते हो मतलब आप प्रभाव दिखा सकते हो, तो कहने का मतलब योग्यता है लेकिन प्रयोग नहीं करना है। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो निष्कर्ष के रूप में मैं आपको बता सकता हूं कि शक्ति क्या है। आप निष्कर्ष में देख सकते हैं कि शक्ति क्या दिखाई देती है। तो निष्कर्ष में देखूं प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे के कार्यों को, व्यवहारों को, विचारों को अपने अनुसार प्रभावित करना ही क्या है? शक्ति है। तो निष्कर्ष रूप में शक्ति की जो परिभाषा है वो क्या निकल के आती है कि दूसरे के कार्यों, व्यवहारों, विचारों को अपने अनुसार, अपने अनुकूल प्रभावित करना क्या है? शक्ति है। क्या है? दूसरों के कार्यों, व्यवहारों, विचारों को अपने अनुकूल या अपने लक्ष्य के अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता या फिर कह सकता हूं योग्यता है। यही क्या है? शक्ति है। यानी शक्ति कहीं ना कहीं दूसरे के कार्यों को अपने अनुसार, उसके व्यवहारों को अपने अनुकूल, उसके विचारों को अपने अनुकूल ढालकर कार्य करने की क्षमता या योग्यता है। वो क्या है? वो ही शक्ति है। डराना धराना नहीं है इसमें, केवल कहने मात्र से, प्रभाव से ही ऐसा होता है कि उसके अनुसार वो कार्य हो जाएं, उसके कहने के मात्र से उसके व्यवहार, विचार बदल जाएं। वही क्या है? शक्ति है। वास्तव में बहुत बड़ी अच्छी परिभाषा है निष्कर्ष रूप में प्यारे विद्यार्थियों। शक्ति का आपको अर्थ पूछ ले तो आपको ये आंसर देना होगा, ठीक है। अब शक्ति की बात करूं, शक्ति के साथ आपके सामने एक प्रश्न बड़ा ही उभर कर आ रहा है कि बल क्या होता है सर? शक्ति में के साथ साथ शक्ति और बल में अंतर होता है प्यारे विद्यार्थियों। अमूमन शक्ति और बल को एक माना जाता है। शक्ति और बल एक नहीं है, अलग अलग है। शक्ति अलग है, बल अलग है,
ठीक है, तो पहले मैं शक्ति और बल में अंतर की बात करना चाहता हूं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहां पर। क्या बनता है? शक्ति और बल में अंतर। बल में अंतर क्या है? शक्ति और बल में क्या अंतर है प्यारे विद्यार्थियों? एक तरफ मैं लिख सकता हूं शक्ति क्या है, पावर क्या है, एक तरफ लिख सकता हूं बल क्या है। तो इन दोनों को अपन को ध्यान रखना है, शक्ति और बल में क्या अंतर दिखाई देता है। तो शक्ति और बल में जरूर अंतर दिखाई देता है। शक्ति एक कहने का मतलब है कि आप दूसरे के विचारों को प्रयोग नहीं करें, बल्कि अमूमन कहने मात्र से जो चीज मान ली जाती है वो शक्ति है। तो शक्ति प्रच्छन्न बल है। शक्ति क्या है? प्रच्छन्न बल। शक्ति प्रच्छन्न बल है। शक्ति क्या है? प्रच्छन्न बल है। जबकि बल क्या है? प्रकट बल, प्रकट शक्ति है। जबकि बल प्रकट क्या है? शक्ति है। कहने का मतलब है कि ये अदृश्य है। शक्ति क्या है? अदृश्य है, ये दिखाई नहीं देती, जबकि ये क्या है? दृश्य है। ये कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि ये अदृश्य है, जबकि ये क्या है? दृश्य है। कहने का मतलब हो गया शक्ति क्या है? अप्रकट है, बल क्या है? प्रकट तत्व है। शक्ति अप्रकट तत्व है, जबकि बल क्या है? बल प्रकट तत्व है। बल क्या है? प्रकट तत्व है। देखो उदाहरण देखो प्यारे विद्यार्थियों, कितना, अगर मान लो किसी क्लास में टीचर है, वो विद्यार्थी की गलती करने पर उस विद्यार्थी को क्या दे देता है? दंड देता है। तो जब उसको पास जो शक्ति, उसको दंड देने की शक्ति है, वो शक्ति है। जब विद्यार्थी को वो क्लास से बाहर निकाल सकता है कि क्लास से आप बाहर निकल जाओ इस गलती के लिए, तो जब वो बाहर निकालने की क्षमता रखता है, वो तो क्या है? शक्ति है। जब वो इस शक्ति का प्रयोग कर लेता है, कहने का मतलब वो उस विद्यार्थी को क्या करता है? उस स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाल देता है, तो वो क्या कहलाती है? वो शक्ति नहीं, वो बल कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों। टीचर्स स्टूडेंट की गलती करने पर, होमवर्क नहीं करने पर उसको दंड दे सकता है, तो वो शक्ति है। जब वो दंड दे देता है तो वो क्या कहलाता है? वो बल कहलाता है। पुलिस वाला आपके चालान को रोक सकता है, यानी जब जान दो चालान भर सकता है, क्योंकि अगर आपने सही उल्लंघन पालन नहीं किया नियमों का, तो चालान काट सकता, बना सकता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जिस प्रकार से कोई चोरी करता है तो पुलिस वाला दंड दे सकता है, तो शक्ति है। जब वो दंड देता है तो वो शक्ति नहीं, वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है प्यारे विद्यार्थी। तो ये अपन ने जो चर्चा की वो शक्ति और बल में क्या अंतर था उसकी चर्चा की है। अब एक पॉइंट और बनता है, शक्ति बल और प्रभाव। एक पॉइंट और बनता है आपके सामने कि शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है, प्रभाव क्या है। शक्ति के अपन शक्ति और बल की चर्चा की है। अब अपन बात करेंगे कि शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है। तो शक्ति और बल की अपन ने चर्चा की, शक्ति क्या है, बल क्या है, दोनों में अंतर देखा। ये बड़ी ही एग्जामों में बार बार पूछा भी जाता है, कोटेशन से भी पूछा जा सकता है और अदर तरीके से भी आपके सामने पूछा जा सकता है। पहले की एग्जामों में देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने उभर कर आया। अब मैंने कहा कि शक्ति और प्रभाव क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, शक्ति है और प्रभाव ये दो अलग अलग चीजें हैं। शक्ति क्या है और प्रभाव क्या है, दोनों ही बड़े ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि शक्ति अलग है और प्रभाव अलग है। शक्ति तो मैंने कहा कि जिसमें बल भी नहीं थे, प्रभाव के अंतर्गत देखें तो ये दोनों से मिलकर बनता है। प्रभाव कैसे हैं कि शक्ति का कार्य दमनात्मक है, जबकि प्रभाव का कार्य दमनात्मक नहीं है।
शक्ति क्या है? शक्ति दमनात्मक है, शक्ति दमनात्मक है, जबकि प्रभाव क्या है? अदमनात्मक है, जबकि प्रभाव अदमनात्मक है। कहने का मतलब ये दमनात्मक और अदमनात्मक भी क्या है? अंतर है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि शक्ति के पीछे कहीं ना कहीं भौतिक बल है। भौतिक बल क्या करता है? कार्य करता है, जबकि प्रभाव के पीछे मनोवैज्ञानिक होता है, मनोविज्ञान होता है। इसका जो प्रकृति है मनोवैज्ञानिक प्रकृति होती है, जबकि इसकी भौतिक क्या होती है? प्रकृति होती है। क्योंकि शक्ति की प्रकृति क्या है? शक्ति की प्रकृति भौतिक है, उसकी प्रकृति कैसी है? मनोवैज्ञानिक है। और शक्ति किसी की इच्छा के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। शक्ति किसी की इच्छा के विरुद्ध भी, किसी की इच्छा नहीं है उसके विरुद्ध भी, इच्छा के विरुद्ध भी इसका क्या किया जाता है? प्रयोग। जबकि प्रभाव में क्या होता है? ये सहमति पर आधारित है। सहमति पर क्या है? आधारित है। ये सहमति पर आधारित होती है। प्रभाव हमेशा सहमति पर क्या होता है? आधारित होता है। ये ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। एक अंतर और आपको बता देता हूं, शक्ति अप्रजातांत्रिक है। शक्ति अप्रजातांत्रिक है, जबकि प्रभाव क्या है? प्रजातांत्रिक। प्रभाव प्रजातांत्रिक है। यह भी ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। ये चार अंतर है, बड़े ही मोस्ट प्रश्न बनता है कि शक्ति और प्रभाव में आपको क्या बताइए कि क्या अंतर है। तो शक्ति और प्रभाव में यह अंतर आपके सामने दिखाई देता है। शक्ति दमनात्मक है, शक्ति का प्रयोग करते हैं तो बल अपने आप आ जाता है, दमन हो जाता है। प्रभाव में ऐसा नहीं होता, उसके कहने मात्र से ही क्या हो जाता है? कार्य संपन्न हो जाता है। तो ये उसका क्या है? प्रभाव है। नरेंद्र मोदी के कहने से ही जनता सारे कार्य करने लग जाती है, तो ये नरेंद्र मोदी का क्या है? प्रभाव है। दंड का प्रयोग नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी शक्ति की प्रकृति दंडात्मक होती है, जबकि प्रभाव की प्रवृत्ति क्या है? मनोवैज्ञानिक होती है। और ये किसी की इच्छा के विरुद्ध भी प्रयोग किया जा सकता है शक्ति का, जबकि प्रभाव तो क्या है? सबकी सहमति पर, इच्छा पर आधारित होती है। और शक्ति अप्रजातांत्रिक है, जबकि प्रभाव क्या है? प्रजातांत्रिक है। तो कहने का मतलब ये दोनों में क्या है? अंतर है प्यारे विद्यार्थियों। तो अपन ने जो बात की वो ये बात की शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है, तो ये अपन ने पढ़ा है प्यारे विद्यार्थियों। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तो उसमें से आप नोट डाउन कर लेंगे। इसको पढ़ते रहना है प्यारे विद्यार्थियों, तभी याद रहेगा। समझ के कॉन्सेप्ट आधारित ये प्रश्न है। तो आगे मैं बात करना चाहूं शक्ति के रूप, काइंड ऑफ पावर्स। शक्ति के रूप, काइंड ऑफ पावर्स, यानी शक्ति के क्या रूप हैं? टाइप ऑफ पावर्स बात से कर सकते हैं, काइंड ऑफ बात कर सकते हैं। तो इसके तीन रूप हैं प्यारे विद्यार्थियों, राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक। तो शक्ति के कितने रूप हैं? इसके तीन रूप हैं। कितने रूप हैं? तीन रूप। पहला जो रूप है वो कौन सा रूप है? पहला रूप है राजनीतिक शक्ति। पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति में आपको ये ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से कोई पद हुआ, कोई सम्मान हुआ, कोई प्रतिष्ठा हुई, मान लो किसी को पद प्राप्त है, किसी को प्रतिष्ठा प्राप्त है, किसी को सम्मान प्राप्त है, वो राजनीति में जो पद प्राप्त है, पॉलिटिशियन का पद है, प्रतिष्ठा हुई, सम्मान हुआ, ये किसी व्यक्ति के पास ज्यादा है, तो उस व्यक्ति को अपन मानते हैं कि बहुत सम्मानित व्यक्ति है, उसके पास उसकी राजनीतिक पावर बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये शक्ति अलग से दिखाई देती है। एक शक्ति की बात करूं तो मैं आपको बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, एक शक्ति आर्थिक शक्ति की बात करूं, इकोनॉमिक शक्ति की बात करूं तो आर्थिक शक्ति, जिसके पास धन संपदा है,
जिसके पास क्या हो, धन संपदा अधिक हो, बैंक बैलेंस अधिक हो, उसे कौन सी शक्ति प्राप्त होती है? उसे उत्पादन के साधनों के जो हैं उसमें धन संपदा होने के उसके पास आर्थिक शक्ति बहुत ज्यादा है। इसकी बात अपन करते हैं। और तीसरी शक्ति है, वो शक्ति है विचारात्मक शक्ति, सोचने समझने की शक्ति। विचारात्मक शक्ति, इस शक्ति में किसी को सोचने व समझने की जो शक्ति है वो शक्ति कहलाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, किसी के पास सोचने और समझने की जो पावर्स होती है वो क्या कहलाती है? विचारात्मक शक्ति कहलाती है। इस शक्ति में बहुत सारी अवधारणाएं आपको देखने को मिलेंगी, कार्य करती हैं। इस अवधारणाओं में मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें एक पर उदारवाद एक पॉइंट है, एक है समाजवाद, ये विचारधाराएं हैं, एक है साम्यवाद, एक है मार्क्सवाद, एक है, ठीक है। तो इस तरह से जो विचारधाराएं हैं, ठीक है, या गांधीवाद, इस प्रकार से जो विचारधाराएं हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो अपना अपना क्षेत्र में कार्य करती है। यानी जिस प्रकार से कार्य कराने की जो विचारधारा है, उनमें जैसे जैसे अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग विचारधाराएं काम करती हैं। कभी कभी चीन में साम्यवाद का काम करते हैं, तो उसमें कभी मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया, उसमें आर्थिक संसाधनों के बारे में या आर्थिक पक्ष को लेकर कार्य किया। गांधी के विचारों को समझने पर किसी की विचारात्मक, गांधी के फेवर्स में जो व्यक्ति बन जाते हैं, उसके सिद्धांत, उसकी बातें उसको अच्छी लगती हैं, उसके अनुसार किसी राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं, उसके सोचने समझने की बातों का आज्ञा पालन किया जाता है, तो यह उसकी विचारात्मक शक्ति है। नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से भाषण देता, स्पीच देता, अटल बिहारी वाजपेयी जिस प्रकार से जनता के मनमोहक हुआ करते थे, उस प्रकार से वो उसकी विचारधारा हुआ करती थी। तो कहने का मतलब, जिस प्रकार से उसके पास जो बात प्रभावशाली है, जो शक्ति रखती है, वो उसी क्षेत्र में निकलता है। तो राजनीतिक शक्ति की बात कर सकते हैं, आर्थिक शक्ति की बात कर सकते हैं, और विचारात्मक शक्ति की बातें कर सकते हैं। राजनीतिक शक्ति में किसी को पद प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है। आर्थिक शक्ति में धन संपदा प्राप्ति होती है। उदारवाद में, विचारधारा में उदारवाद, ये विचारधाराएं क्या करती हैं? काम करती हैं। तो ये अपन ने शक्ति के जो रूप पढ़े हैं उनकी चर्चा की है। अब शक्ति की संरचना के अनुसार बात करूं तो उसके कितने सिद्धांत हैं? 4 सिद्धांत हैं। शक्ति संरचना के आधार पर उसके सिद्धांत, शक्ति की संरचना के सिद्धांत, शक्ति संरचना के सिद्धांत पर बात करूं तो इसके कितने सिद्धांत हैं? 4 सिद्धांत हैं प्यारे विद्यार्थियों। 4 सिद्धांतों के आधार पर शक्ति की संरचना को देखा जाता है और शक्ति की संरचना किस प्रकार से बनी हुई है। तो शक्ति की संरचना के जो 4 सिद्धांत हैं बड़े में महत्वपूर्ण हैं। एक पहला सिद्धांत है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है प्यारे विद्यार्थियों। कहने का मतलब है किसी तत्व के और किसी वर्ग की क्या रहती है? प्रधानता रहती है। तो इसमें भी आपने देखा होगा कोई ना कोई वर्ग होता है, वो एक वर्ग न होकर 2 वर्ग हुआ करते हैं। जैसे मैं बात करूं, 2 वर्ग हुआ करते थे। एक वर्ग है अमीर का, पूंजीपतियों का, एक है गरीब का। तो कहने का मतलब 2 वर्ग हैं, इन दोनों में क्या पाया जाता है? हमेशा क्या पाया जाता है? संघर्ष पाया जाता है। कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवादी विचारधारा में भी ये आपको दिखाई देता है, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। दोनों वर्ग अपना अपना क्या चाहते हैं? अपना वर्ग को बनाए रखना चाहते हैं। तो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है, दोनों में हमेशा क्या रहा है? संघर्ष रहा है। एक है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, इस विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की बात करूं तो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत जो पेरेटो विद्वान ने, मोस्का और मिचेल्स ने दिया था। किसने दिया था? पेरेटो, मोस्का और मिचेल्स ने, इन्होंने दिया था।
तो यह सिद्धांत दिया इन विचारकों ने, और इस सिद्धांत में जो बात बताई है कि किसी न सब में एक वर्ग होता है, और वर्ग जैसे हो सकता है डॉक्टरों का वर्ग हो सकता है, डॉक्टर का वर्ग हो सकता है, प्रोफेसर का वर्ग हो सकता है, वकीलों का वर्ग हो सकता है, या अन्य कोई वर्ग में मानूं तो एक वर्ग बनाकर, संगठन बनाकर वो अपना क्या करते हैं, कार्य निभाते हैं। तो एक विशिष्ट वर्ग बन जाता है। दूसरा होता है वो साधारण वर्ग होता है। एक होता है वो कौन सा है, साधारण वर्ग होता है। ये अपना क्या बना लेते हैं, अगर वर्ग बना लेते हैं, यानी अपना अपना संगठन बनाकर ये कार्य करते हैं, और ये साधारण वर्ग होता है। इन दोनों वर्गों में भी अपने वर्चस्व को लेकर क्या रहती है, कहने का मतलब जो संघर्ष रहता है। तीसरा विचारधारा है वो है प्यारे विद्यार्थियों नारीवादी, नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत की बात करूं तो ये है, इसका आधार है जो लिंग के आधार पर किया जाता है, एक में पुरुष और एक में महिला या स्त्री। तो कहने का मतलब इन दोनों में भी क्या है, हमेशा क्या रहा है, संघर्ष रहा है। क्योंकि पुरुष वर्ग द्वारा महिला वर्ग का क्या किया जाता है, हमेशा शोषण किया जाता है। महिलाओं का हमेशा क्या होता रहा है, दमन होता रहा है। इस दमन को लेकर पश्चिमी यूरोप या यूरोपीय देशों में क्या रहा है, पश्चिमी देशों में हमेशा क्या रहा है, एक आंदोलन चलता रहा है, आंदोलन भी चला है, और इसको लेकर भारत में भी चला है या अन्य राष्ट्रों में भी इस आंदोलन को, नारी की भूमिका को लेकर क्या हुआ है, हमेशा रहा है। क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग बातें हैं कि जिसमें महिलाओं को कम सम्मान दिया जाता है, महिलाओं की स्थिति क्या है, नीचे है, पुरुष की क्या है, ऊपर है। तो इस तरह से एक सिद्धांत है बहुलवादी सिद्धांत, रॉबर्ट डहल ने दिया। बहुलवादी सिद्धांत, रॉबर्ट डहल ने यह सिद्धांत दिया कि किसी क्षेत्र, एक क्षेत्र में न होकर क्या होती है, शक्ति सभी वर्गों में बटी होती है। तो शक्ति जो है अलग अलग वर्गों में बटी होती है। शक्ति है जो एक वर्ग में निहित नहीं होती, शक्ति अलग अलग जगह निहित होती है। तो शक्ति का कोई एक वर्ग नहीं होता, शक्ति एक जगह नहीं रहती, ये बहुत सारे वर्गों में क्या होती है, पाई जाती है। तो ये बहुलवादी क्या दिया गया है, सिद्धांत दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये चार सिद्धांत हैं, शक्ति की संरचना के आधार पर चार सिद्धांतों की परिचर्चा की है। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और कंटिन्यू देखेंगे, बीच में रुकेंगे नहीं, तो आपको ये समझ में आएगी। और ये मैं दावा करता हूँ कि आपको बेहतरीन रूप से समझ में आया होगा, और आगे की क्लास इसी तरह से हम लेते रहेंगे और आपको ये पॉइंट बनता रहेंगे। इसके बाद अपन उनकी प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे, किस प्रकार से ये प्रश्न बनते हैं, आपको आंसर भी देने होंगे कमेंट्स बॉक्स में। और ऑफलाइन जब होंगी तो आप